और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात मोदी सरकार की, जिसके ज्यादातर मंत्रियों ने विभागों के बंटवारे के बाद आज अपना मंत्रालय संभाल लिया है और सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर आज से ही काम शुरू कर दिया है। एक दिन पहले ही कैबिनेट बैठक के बाद विभागों का बंटवारा हुआ था, जिसमें बीजेपी ने गृह, रक्षा, वित्त, विदेश समेत 10 टॉप मंत्रालय अपने पास रखे, जबकि सहयोगी दल टीडीपी को एविएशन, जेडीयू को डेयरी और जेडीएस को भारी उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभागों का बंटवारा होने के अगले ही दिन मोदी के ज्यादातर मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का कामकाज संभाल लिया। गृह से लेकर विदेश तक, कृषि से लेकर स्वास्थ्य तक, रेल से लेकर खेल तक और ऊर्जा से लेकर पेट्रोलियम तक मंत्री अपने अपने दफ्तर पहुंचे और कामकाज में जुट गए। मौजूदा सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री अमित शाह ने सुबह सबसे पहले सहकारिता मंत्रालय का कामकाज संभाला। इसके बाद उन्होंने फिर से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। इस कड़ी में अगला नंबर रहा एस जयशंकर का, जिन्हें इस बार भी विदेश मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। डॉक्टर एस जयशंकर कामकाज संभालने साउथ ब्लॉक पहुंचे तो उनका अधिकारियों ने फूलों के साथ स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने विदेश नीति को लेकर पूछे गए मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। और यूएनएससी का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल है। मोदी कैबिनेट में इस बार कई अनुभवी और नए चेहरों को भी मौका मिला है। इन्हीं में से एक है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें सरकार चलाने का अच्छा खासा तजुर्बा है। ऐसे में इनके इसी अनुभव को देखते हुए मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा जैसे अहम मंत्रालय की कमान सौंपी गई है, जबकि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है। शिवराज सिंह ने कामकाज संभालने से पहले पूजा पाठ की और फिर अपने विभाग के 100 दिन के एजेंडे को अमल में लाने पर जुट गए। सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। उस किसान का कल्याण प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कल जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान के हित में ही लिया। किसान सम्मान निधि जारी करने का उन्होंने फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एनडीए की सरकार इन कामों को और तेजी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएगी। आज कामकाज संभालने वालों की इस फहरिस्त में अगला नाम जेपी नड्डा का रहा, जो 2014 में पीएम मोदी के पहले मंत्रिमंडल में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे और इस बार भी उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह पिछली सरकार में रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले अश्विनी वैष्णव ने भी आज अपने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है मोदी जी का। इस एनडीए सरकार में जहां बीजेपी ने गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, रेल समेत 10 टॉप मंत्रालय अपने पास रखे हैं, वहीं सहयोगी दलों जैसे टीडीपी को एविएशन, जेडीयू को डेयरी और जेडीएस को भारी उद्योग मंत्रालय दिया गया है। जेडीयू कोटे से मंत्री बने ललन सिंह ने पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के रूप में कामकाज संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात करेंगे लद्दाख की, जहां पर गलवान की घटना के बाद से बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इसी की बदौलत लद्दाख के उमलिंगला पास पर समुद्र तल से 19,024 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया। इसी तरह के और भी कई प्रोजेक्ट्स को बनाने में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ की अहम भूमिका रही है और बीआरओ इस पर काम कर रहा है ताकि विस्तारवादी चीन की साजिशों को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। हमारे सहयोगी अशरफ आनी की लद्दाख से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हजार फीट से ज्यादा की ऊंचाई, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और मौसम भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। इतने मुश्किल हालात में भी सेना के जवान 24 घंटे सरहदों की रखवाली में जुटे हुए हैं। इन जवानों के काम को आसान बनाने का काम किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ ने, जिसने पहाड़ों को चीरकर लद्दाख में सड़कों का जाल बिछाने का जिम्मा उठा रखा है। सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड उमलिंगला पास 2021 से दुनिया की सबसे ऊंची जगह ये बनी है। दरअसल आप देख सकते हैं कई सारे पर्यटक हैं यहाँ पर जो तस्वीर खिंचा रहे हैं। उमलिंगला 19,024 फीट यानी सी लेवल से ये ऊंचा है। इससे पहले खरदुंगला पास 18,700 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा रास्ता या ऊंची सड़क थी। अब 2021 से दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पास बनी हुई है। ये रोड आप देखोगे तो 2013 में सैंक्शन हुआ था। करीब 7-8 साल लगे इनको बनाने में और बड़े गर्व की बात है कि इसको डिपार्टमेंटली बनाया गया है। सीमा सड़क संगठन इसको बिल्कुल बीआरओ के यूनिफॉर्म फोर्सेस ने इसको बनाया इस रोड को। पहले करीब 168 किलोमीटर लगता था हनले सेक्टर से डैमचौक सेक्टर पहुंचने में। इस रोड को बनने के बाद 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हुआ है कवर करने के लिए और करीब 4 से 5 आवर्स का जर्नी कम हुआ है। बीआरओ की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि उसने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख के उमलिंगा दर्रे पर किया। उमलिंगा दर्रे की इस सड़क को साल 2021 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है और बीआरओ इससे भी ऊंचाई पर सड़क बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। चीन से लगी सीमा पर बन रही ये सड़कें सामरिक नजरिए से काफी अहम है। इन सड़कों के अलावा पुल और सुरंगों का निर्माण भी तेजी से चल रहा है ताकि हर मौसम में सेना की पहुंच LAC तक आसानी से हो सके। लद्दाख एक ऐसी जगह है हिंदुस्तान का जो चाइना के साथ बॉर्डर इलाका शेयर करता है और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इसकी जिम्मेदारी बीआरओ के लिए है और बीआरओ यहाँ पे सालों से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर और टनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सक्षम है। यहाँ पे पिछले 3-4 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बूम इतना हुआ है कि जो कनेक्टिविटी है टू द लास्ट माइल, टू द लास्ट बॉर्डर पोस्ट, टू द लास्ट विलेज जो लद्दाख के हैं, पूरा कनेक्टिविटी बॉर्डर रोड्स की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान के आर्म्ड फोर्सेस का इंडक्शन के लिए बहुत सुविधा हुई है। साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारत की सेना के बीच जो झड़प हुई उसने दोनों देशों के रिश्तों में फिर से दरार खींच दी। ऐसे में विस्तारवादी चीन से निपटने के लिए LAC के नजदीक बीआरओ नियोमा में सबसे ऊंची एयरफील्ड बना रहा है, जहां वायुसेना के फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर पाएंगे। ये लद्दाख इलाके में तीसरी एयरफील्ड होगी लेह और थॉइस के अलावा और ये रनवे जो है करीब 2.7 किलोमीटर लॉन्ग बनाया जा रहा है। इसके स्पेसिफिकेशंस इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि बड़े से बड़े जो है मिलिट्री एंड एयरफोर्स एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे उतर सकें। ये LAC के काफी नजदीक है और इससे जो है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के बिल्डअप में, लॉजिस्टिकल सपोर्ट में बहुत फायदा होगा। इसके अलावा एक बहुत स्ट्रेटेजिक रोड जो है CDFD जिसे बोलते हैं, चुशुल दुंगती फुकचे देमचौक, ये जो है LAC के पैरेलल डेवलप की जा रही है। ये भी एक बहुत स्ट्रेटेजिक रोड है और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के बिल्डअप में और देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी में अगेंस्ट PLA चाइना काफी ज्यादा फायदा होगा।
लद्दाख में सड़कों के निर्माण से सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि सैलानियों को भी काफी फायदा पहुंच रहा है। बीते कुछ सालों में इन सड़कों के बनने से देश के दूसरे हिस्सों से लद्दाख की कनेक्टिविटी काफी हद तक बेहतर हुई है और अब यहाँ की खूबसूरती को करीब से महसूस करने के लिए पर्यटक भी देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं, जो BRO के काम की तारीफ करना नहीं भूलते। एक महीने से पहले से हमारी एक ड्रीम थी कि हम ये पास हिट करें और आज एक ड्रीम कम ट्रू लग रहा है और ऑनेस्टली विश्वास नहीं हो रहा है कि हम सांस ले पा रहे हैं यहाँ पे। एंड ऑल थैंक्स टू BRO, ऑल थैंक्स टू आवर मदरलैंड इंडिया कि आज ये गौरव हमें प्रदान किया गया है कि हम 19,000 फीट एवरेस्ट बेस कैंप से ऊपर, जहाँ पे कोई नहीं पहुंच पाता, आज हम उससे ऊपर खड़े हैं यहाँ पे। पहले कभी सोचा था आप दुनिया की सबसे नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन हमने मतलब 1-2 महीने से प्लान किया था कि हमको यहाँ पे मतलब आना है और हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ परेशानी नहीं हुई है। लद्दाख में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कुछ का निर्माण कार्य अंतिम दौर पर चल रहा है और कुछ को आने वाले सालों में पूरा किया जाना है, जिसके बाद सेना और वायुसेना के भारी भरकम साजो सामान को वास्तविक नियंत्रण रेखा के बिल्कुल पास ले जाने में और आसानी होगी। लद्दाख के उमलिंगला पास से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दो दिन पहले राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण के दौरान दिखे तेंदुए का रहस्य सुलझ गया है। सोशल ब्लॉगिंग साइट एक्स पर दिल्ली पुलिस के एक पोस्ट के बाद शपथ ग्रहण में दिखे तेंदुए की सच्चाई सामने आई है। जिस जानवर को तेंदुआ बताया जा रहा था वो कुछ और निकला, लेकिन 2 दिन तक उस रहस्यमय आकृति को देखने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलें लगने लगी थी। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह। पहले अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। फिर बैतूल से सांसद दुर्गा दास उइके का शपथ ग्रहण। दोनों के शपथ के दौरान राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट यानी प्रांगण में मौजूद हर गणमान्य चौंक गया। सबके चौंकने की वजह एक ही थी। राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों के ऊपर से एक बड़ी बिल्ली जैसे गुजरते जानवर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सबसे पहले ये रहस्यमयी जानवर अल्मोड़ा से बीजेपी सांसद के शपथ के दौरान दिखा। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राज्य मंत्री अजय टम्टा के बाद 7वें नंबर पर बैतूल से सांसद दुर्गादास उइके आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। फिर वो राज्य मंत्री के तौर पर रजिस्टर पर दस्तखत करने के बाद राष्ट्रपति का अभिवादन करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, वैसे ही सीढ़ियों पर वो रहस्यमयी जीव वापस जाते हुए दिखा, जिसको शपथ ग्रहण समारोह को कवर के लिए मौजूद कैमरों ने दोबारा कैद कर लिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों पर दिखे जानवर को लेकर तरह तरह की अटकलें लगने लगी। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किसी ने उस आकृति को बिग कैट फैमिली का बताया, तो किसी ने खुलकर उस जीव को तेंदुआ घोषित कर दिया। कल दिन भर इसी तरह की अटकलों के बाद शाम 8 बजे के बाद दिल्ली पुलिस का भी बयान सामने आया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर दिल्ली पुलिस के आधिकारिक अकाउंट ने सभी अफवाहों को खंडन करते हुए लिखा। कुछ मीडिया चैनल और सोशल मीडिया हैंडल रविवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के लाइव प्रसारण के दौरान कैद एक जानवर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें दावा किया गया है कि ये एक जंगली जानवर है। ये बात सच नहीं है। कैमरे में कैद जानवर एक आम घरेलू बिल्ली है। कृपया ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें।
जिस जानवर को कुछ लोगों ने तेंदुए से लेकर कुत्ता तक बता दिया था, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने ये साफ कर दिया कि वीडियो में नजर आया जानवर तेंदुआ नहीं बल्कि एक बिल्ली थी। राष्ट्रपति भवन की गिनती देश के सबसे सुरक्षित जगहों में होती है। शपथ ग्रहण समारोह की वजह से इसकी सुरक्षा व्यवस्था कई गुना और बढ़ जाती है ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों पर अचानक पल भर के लिए दिखी बिल्ली सोशल मीडिया पर लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर लोग रहस्यमयी जानवर के वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करने लगे और बिल्ली के बिग कैट होने का दावा करने लगे। राष्ट्रपति भवन की सीढ़ी पर दिखने वाली बिल्ली की हाइट 2 पायदान के बराबर दिखाई दे रही थी, जिसकी कुल ऊंचाई ही करीब 12 इंच है। अगर 2 आईफोन 15 को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो उसकी ऊंचाई भी 12.6 इंच के आसपास होगी। भारत में बिल्ली की एक ही प्रजाति बंगाल बिल्ली ज्यादातर देखने को मिलती है, जो अमूमन 13 से 16 इंच के बीच होती है। हालांकि राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों पर दिखने वाली बिल्ली बंगाल बिल्ली से ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी। इसकी एक वजह लो एंगल पर मौजूद कैमरे से बनाई गई वीडियो हो सकती है। कैमरे का लो एंगल किसी विषय को बड़ा, चौड़ा, लंबा और करीब दिखाता है। उसी वजह से बिल्ली का आकार बड़ा दिखने लगा और लोगों ने उसे कुत्ता या तेंदुआ समझने की गलती कर दी। वो लेसर कैट है और मोस्ट प्रोबेबली डोमेस्टिकेटेड। आप जब तेंदुआ को देखेंगे उसके हाइंड लेग, फोर लेग, हेड सब अलग अलग होते हैं। टेल गोज वेरी बियॉन्ड द हाइंड लेग, वहाँ से वो टर्न होता है। टेल पीछे वाले पाँव से नीचे की तरफ लटक जाता है। वो सारी चीज़ें उसमें नहीं थी। साइज़ जो मैंने अंदाज़ किया बार बार वीडियो देख के, ये 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं था। तेंदुआ उससे ऊंचा होता है, राइट। सो हेड बहुत छोटा था। तो सारे कैरेक्टर लेसर कैट के थे, स्मॉल कैट के थे, बिग कैट के नहीं थे। जून 2021 और जून 2022 के बीच असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में हुए सेंसस में 8 तेंदुओं के होने का पता चला था, जिसमें 5 तेंदुए स्थायी तौर पर असोला भाटी में ही रहते हैं। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और राष्ट्रपति भवन में करीब 20 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में ये संभव ही नहीं कि तेंदुआ इतनी दूर तक आ जाए और किसी की उस पर नजर ही ना पड़े। इसके अलावा शपथ ग्रहण समारोह की वजह से वहाँ हजारों लोग मौजूद थे, जिसके चलते वहाँ शोर और लाइट की चकाचौंध भी थी। ऐसे में जंगल में रहने वाला ये जीव बिना डरे इस तरह भय मुक्त कैसे घूम सकता है। दिल्ली से मनीषा लाडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आस्था और उत्सव की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देश भर में आज बड़ा मंगल का पर्व मनाया जा रहा है और इस मौके पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के अलावा लखनऊ के पातालपुरी हनुमान मंदिर की रौनक भी देखने लायक है। यहाँ बड़ी तादाद में भक्तों ने बजरंगबली के दर्शन किए और मान्यता यह है कि इसे ज्येष्ठ महीने में राम जी की अपने दूत हनुमान जी से मुलाकात हुई थी और इसीलिए ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार के दिन बड़ा मंगल का उत्सव मनाया जाता है। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, ऐसे हैं राम के अनन्य भक्त महाबली हनुमान। और महाबली हनुमान को समर्पित विशेष पर्व है बड़ा मंगल। ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को मनाया जाता है बड़ा मंगल। अवध में इसकी विशिष्ट परंपरा है और अवध के हर छोटे बड़े हनुमान मंदिर में ये पर्व मनाया जाता है। और इसमें कहा जाता है कि महाबली हनुमान से जो भी मांगो वो मिलता है। इस वक्त लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में हम हैं और यहाँ हनुमान जी महाराज विश्राम मुद्रा में हैं, यानी वो विश्राम कर रहे हैं, लेकिन विश्राम करते हुए भी वो सबकी सुनते हैं। यहाँ की विशेषता ये है कि उनको एक चिट्ठी और पाती लिखी जाती है, लोग लिखते हैं और मंगलवार को उनको वो पढ़ के सुनाया जाता है। लेकिन आज बड़ा मंगल पर यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अवध में कहा जाता है कि बड़ा मंगल में कोई भी भूखा नहीं सोता। वैसे मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ के मंगलवार में ही हनुमान जी महाराज की अपने प्रभु यानी श्री राम से प्रथम बार भेंट हुई थी, इसलिए ये खास है। लेकिन देखा जाए तो अवध के नवाबों से भी ये पर्व जुड़ा हुआ है और कहा जाता है कि अवध के छठे
छोटे नवाब सादत अली खान की मां ने उनके लिए, उनके कुशलता के लिए हनुमान जी को मनाया था और उसके बाद से ये पर्व अवध के नवाबों ने इसको संरक्षण दिया। लेकिन सब लोग इस पर्व को हनुमान जी से जोड़कर तो मनाते ही हैं। डॉक्टर विवेक सांगरे जी, पूजा अर्चना हनुमान जी की तो सभी करते हैं, लेकिन ज्येष्ठ के मंगलवार जितने भी पड़ते हैं उसमें जो बड़ा मंगल होता है वो एक सेवा का भी पर्व है और अवध की विशेषता है। कहा जाता है अवध में कोई भी भूखा नहीं सोता बड़ा मंगल पर। देखिए ऐसा है ना, ये करीबन 300 से 400 वर्ष पुरानी परंपरा है और ये ज्येष्ठ माह में विशेषकर जितने भी मंगल पड़ते हैं, किसी वर्ष 4 होते हैं, किसी वर्ष 5 होते हैं। उसमें ये परंपरा के रूप में जो यहाँ के नवाब थे सादत अली खान साहब, उनकी बेगम जो बेसिकली एक हिंदू फैमिली की थी और उनके पुत्र नहीं हो रहा था, तो कई लोगों ने उनसे कहा कि आप हनुमान जी की मंदिर की स्थापना करिएगा, हनुमान जी की पूजा करिए और मान्यता मांगिए। तो ऐसे ही हुआ, उनको पुत्र प्राप्त हुआ, उन्होंने अलीगंज में मंदिर का निर्माण कराया, छत्र चढ़ाया। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।